आपको पता ही है, ठीक है। थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे एक इंटरव्यू भी आया है, सुना भी होगा। इसमें कुछ याद, अब विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ही समझ भाई, जो डिफॉल्ट करें, डिफॉल्ट तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। कुछ मजबूरी में करते हैं, कुछ मजे में करते हैं। तो जो मजे में करते हैं, जो विलफुली करते हैं, उनको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। सिर्फ क्राइटेरिया ध्यान रखना कि नॉर्मल क्राइटेरियाज क्या हैं, अभी तक पूछा भी नहीं है कभी, बट स्टिल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मे भी कोई इशू तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम पे आए सामने, तो तुम्हें उसको बता पाओ, ठीक। तो पहला क्या है, मनी तुमने बोरो किया, ठीक है, और जिस पर्पस के लिए बोरो किया था उसके लिए यूज नहीं किया, ठीक है, यूज फॉर अदर पर्पस। जैसे तुम्हारे किंगफिशर एयरलाइंस का केस था, ठीक है। देन दूसरा, डेलिबरेटली डाइवर्ट कर दिया, ठीक है, डाइवर्ट कर दिया तुमने चीजों को, मतलब जो फंड लिया था, जो मनी बोरो किया था। तीसरा, जो मनी बोरो करते टाइम तुमने जो एसेट प्लेज किया था, उस एसेट को ही तुमने गायब कर दिया, ठीक है, या डाइवर्ट कर दिया, तो तुम विलफुल डिफॉल्टर हो जाओगे। फोर्थ क्या है, जो मनी बोरो किया उसको ही छुपा लिया, ठीक है, या फिर डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट और हाइड कर दिया तुमने। तो ये 4 केसेस हैं मोटे मोटे, जिसमें तुम विलफुल डिफॉल्टर्स बैंक तुमको कंसीडर कर सकती है। किसी भी ऐसे पर्सन को जिससे तुमने नॉर्मल लोन ले रखा है, तुम पे नहीं कर पा रहे वापस, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड अ विलफुल डिफॉल्टर अनटिल अनलेस तुमने इनमें से कोई एक कंडीशन को किया है। जैसे तुमने, मान लो तुमने होम लोन लिया था, ठीक है, नॉर्मल कागज रख के करते हो। अब तुमने उस होम को बनाया बढ़िया, पैसे नहीं करे, बाद में उस होम का कुछ उठा के कहीं और रख दिया, अगर रख सकते हो तो, अगर लकड़ी वाला है तो कहीं और तुमने उठा के रख दिया, तो उस तरीके का, सिंपल। तो ये होता है विलफुल डिफॉल्टर, ये क्राइटेरिया से इतना ही काम का है, ठीक है। बाकी 2018 में एक हम एक्ट लाए थे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। इसके अंदर क्या था, ये मिल गया था कि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ऐसे लोगों की, विलफुल डिफॉल्टर्स की, उसको आप कन्फिस्केट कर सकते हो, ओके, जो कंट्री में रह गए। और जिन्होंने कंट्री छोड़ दी है वो वापस आएंगे तो उन पे आप प्रोसिक्यूशन के चार्जेस लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट भी हमने किया था, मैं वो इतना काम का नहीं है, सिंपल, बाहर कोई जा ना पाए उसके लिए, ठीक है। अब बैंक लोन, बैड लोन, सब कुछ होते रहते हैं, डिफॉल्ट्स वगैरह, उससे एनपीएस तो बढ़ेंगे बैंक के, जिसकी वजह से एक आइडिया आया, क्या कंसेप्ट चलता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का, एआरसी। किसके अंडर एआरसी आती है, किसके अंडर सेटअप करे, किस एक्ट के अंडर सेटअप अंडर, बताओ जल्दी से। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, लेकिन आंसर नहीं पता, इसी वजह से चुप है। नाइस। सरफासी एक्ट सुना नाम? सरफेसी एक्ट है सर। इसके अंडर तुम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, सरफासी एक्ट सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स को ही प्रोटेक्ट करता है, ठीक। सिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं, जिसमें तुम कोई एसेट प्लेज करते हो। अनसिक्योर्ड लोन सरफासी एक्ट के अंडर नहीं आते हैं, ठीक, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि स्टेटमेंट तुमको देगा उसमें अनसिक्योर्ड की जगह अनसिक्योर्ड लिख देगा। तुम सिर्फ सरफासी एक्ट पढ़ोगे, आगे का स्टेटमेंट पढ़ोगे, हाँ तो प्रोटेक्ट तो करता ही है, टिक मार दोगे, अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक। फुल फॉर्म पता है किसी को कि सरफासी एक्ट की पता है? सर पता ही होगा। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ
फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल एंड एसेट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। बहुत उम्दा। ठीक है, तो इसी के अंडर एआरसी होती है। पहली एआरसी तुम्हारी कौन सी सेटअप करी गई थी? फर्स्ट एआरसी वाज योर अर्सिल। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसमें किसने किसने करी थी? एसबीआई थे, पीएनबी थे, आईसीआईसीआई थे एंड योर आईडीबीआई बैंक। इन सब ने मिलके अर्सिल को सेटअप किया था। सिंपल, किसी भी एआरसी का एक ही काम है, जो बैड एसेट है गौर बैंक के, उसको खरीदना एंड देन उसको रिकवर करना। ओके, अब जब हमारे एनपीएस बढ़ने लगे थे तो गवर्नमेंट को एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया? मतलब कि एनपीएस बढ़ने लगे तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता था गवर्नमेंट का, पर्टिकुलरली पीएसबी के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहे, पर्टिकुलरली जब नीरव मोदी जैसे केसेस, ठीक है, तुम्हारे किंगफिशर के मालिक जैसे केसेस, विजय माल्या से केसेस जब होते तो क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का बहुत होता था कि पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो गवर्नमेंट को एक आइडिया आया, हम क्या करते हैं, एक पब्लिक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्टैब्लिश कर लेते हैं। वो क्या करेगी? वो बैंक से जो बैड लोन्स हैं उसको लेगी और उसको रिकवर करेगी। वेरी गुड सॉल्यूशन, ऐसा गवर्नमेंट का कहना था। इसके लिए उन्होंने बस इंसान गलत बैठा दिया कमेटी में, रघुराम राजन जी को बैठा दिया। ओके, अब रघुराम राजन जी ने क्या किया, पूरा स्टडी किया एंड जैसी उनकी बल्कि आई रेट, उनको बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूँ, उन्होंने सीधे मना कर दिया। उनका नहीं, ये कंसेप्ट गलत है, इससे आप कोई भी तरीके का एंड जो बैड लोन्स है उसको रिकवर कम होगा। आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ बैंक से उठा के वो बैड लोन एआरसी को दे रहे हो। रिकवरी पॉसिबल क्यों नहीं हो पाएगी? बिकॉज मोस्ट ऑफ जो लार्ज डिफॉल्ट होते हैं आपके, वो सिर्फ और सिर्फ सॉरी, उनका एक बहुत बड़ा बड़ा मेजर फैक्टर होता है इस पॉलिटिकल नेक्सस। ओके, एंड आप कितने भी रिकवरी के लिए कितने भी ट्रेंड एम्प्लॉयज ले आओ, इस पॉलिटिकल नेक्सस को वो तोड़ नहीं पाएंगे एंड मे बी दे इंडल्ज इन करप्शन, जिससे और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो रघुराम राजन कमेटी ने सीधे इस चीज को मना कर दिया। तो जब कमेटी ने मना कर दिया तो उस टाइम कुछ होना, फिर हुई गवर्नमेंट चेंज हुई और इधर जो रघुराम राजन जी थे उनको भी हटा के उर्जित पटेल जी आए। ठीक, अब उर्जित पटेल जी ने के टाइम पे फिर से ये आइडिया रिवाइव करा गया जब उर्जित पटेल जी गवर्नर थे आरबीआई के। अब की गवर्नमेंट ने उसका नाम दिया पारा। ठीक, पारा बोले तो पब्लिक सेक्टर रिहैबिलिटेशन एजेंसी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर रिहैबिलिटेशन एजेंसी, पारा। अब गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही थी इस चीज को लाने के लिए कि हम ये लाते हैं, जो इसकी फंडिंग होगी। एक और इशू यहाँ पे रघुराम राजन जी ने ये बोला था कि अगर आप पब्लिक सेक्टर का एआरसी ला रहे हो, बैंक से वो पैसा लोन बाय करेगा, बाय करने के लिए पैसा कहां से आएगा रे? अगर गवर्नमेंट पैसा देगी तो आप फिर पब्लिक का पैसा दे रहे हो, अगर वो पब्लिक से बाय करेगी तो अगेन पब्लिक का पैसा, एंड वो पैसा तो फंस जाना, बिकॉज लोन रिकवर होगा कि नहीं रिकवर होगा उसकी गारंटी नहीं है, तो वापस कैसे करोगे पब्लिक का पैसा? ठीक है, तो ये इशू उन्होंने अपनी कमेटी में, उनकी कमेटी ने ये इशू भी रेज किया था। अब पब्लिक सेक्टर रिहेबिलिटेशन एजेंसी का आइडिया जब तक चल रहा था तब तक 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पास हो गया, जिसके थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम की लोन रिस्ट्रक्चर करना, या फिर कोई कंपनी अगर बैंकरप्सी कर रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, कोई इंडिविजुअल का इशू आ रहा है, तो उसको कई प्रोसीजर के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा अलग से पढ़ना पड़ेगा।
तो ये थोड़ा ठंडे बस्ते में चीजें पड़ गई, बट ठीक है। एक बार फिर बस्ता खोला गया। कब खोला गया? 2021-22 में। 2021-22 में बजट पास हुआ। उस बजट में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेटअप कर देने की बात हुई। ठीक, तो एनपीए प्रॉब्लम लड़ने के लिए हमने 2 बॉडीज बनाई। पहली, किसी को याद है नाम? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और दूसरी इंडियन डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोले तो NIRCL और NARCL एंड IDRCL। ठीक है, अब इन दोनों कंपनीज का अलग अलग काम है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये आए कहाँ से। NARCL जो तुम्हारी है, ये कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंडर एज अ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्टैब्लिश करी जाएगी। ओके, इसमें ये जो ARC है, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो 51% स्टेक होल्डर्स होंगे। ठीक, और NARCL धीरे धीरे जो बैड लोन्स हैं उसको एक्वायर करना शुरू करेगी। दूसरी काम, अगर ये एक्वायर कर लेंगे तो फिर IDRCL का क्या काम है? इन्होंने बैंक से लोन एक्वायर कर लिया, इनका काम रिकवरी करना नहीं है, ये दोनों कंपनी एक साथ काम करेंगी। ये इसी एक्वायर्ड लोन को, बैड लोन को IDRCL को दे देंगे। ठीक है, अब IDRCL के पास ट्रेंड एम्प्लॉयज होंगे जो कि इस बैड लोन को रिकवर करेंगे। ठीक, तो अब IDRCL में क्या? IDRCL में प्राइवेट सेक्टर का 51% स्टेक है। इनिशियली जो तुम्हारी NARCL है, ये 500 करोड़ के जो लोन्स हैं उनके ऊपर जो लोन है, 500 करोड़ के ऊपर जो लोन है जिसमें विलफुल या फिर NPA हुए हैं, उनको पहले उठा के इनको IDRCL को देगी और वो क्या करेगी? हाँ, वो इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेंगे? वर्क करेंगे 1585 के रेशियो में। ये रेशियो क्या है? जो भी लोन का अमाउंट होगा, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बैंक किसी भी रेट पे NARCL को लोन दे सकती है, निगोशिएशन होगा, देखा जाएगा उस NPA की क्या स्टेटस है, देन उसका सेलिंग एंड बाइंग होगा। तो 15% जो लोन का अमाउंट होगा वो कैश में NARCL बैंक को दे देगा। ठीक, और ये जो 85% है इसके लिए सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा बैंक को कि हम 5 साल के अंदर आपको इस लोन का रिकवरी करके देंगे और ये सिक्योरिटी रिसिप्ट आपसे वापस ले लेंगे। अब ये सिक्योरिटी रिसिप्ट ऑफ कोर्स बैंक गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से की सेटअप है तो भाई ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी पैसे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसका गारंटी होता है इस सिक्योरिटी रिसिप्ट का। ऑल्सो गवर्नमेंट में इसने कुछ 30,600 करोड़ रुपीस दिए थे। ठीक है, 5 साल की गारंटी के लिए, तो ये याद रख सकते हो। एक और चीज थी, ठीक है, यही था।
आई थिंक वो पारा में था, पारा में शायद एक चीज करी गई थी, पब्लिक से जो पैसे लेने वाली बात थी पारा में थी, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत? ARC में कितने बच्चे हो, सो गए क्या लोग? इसमें कोई दिक्कत जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो? नहीं सर, प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब बैंक तो NPA कर देते हैं, तो भाई सारा सुधार बाद में क्यों किया जाए, पहले भी तो कर सकते हैं ना। तो उसके लिए RBI ने उस दिन हम लोग डिस्कस किया था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, PCA, एक्टिव लिख दिया, एक्शन PCA नॉर्म होते हैं। इसमें क्या करती है RBI जो होती है, वो टाइम टू टाइम बैंक्स को, जैसा उनकी हेल्थ होती है, अच्छी हेल्थ है कुछ नहीं होगा, थोड़ी बुरी हुई तो कुछ एक्शन RBI उनको रिकमेंड करती है कि आप ऐसा करो, और बुरी हुई तो और एक्शन रिकमेंड करती है। तो अलग अलग कैटेगरी में डाल के जिस हिसाब से होता है, मान लो कोई बैंक एकदम ही डूबने वाली है, ठीक है, मर्जर सबसे, इसमें सब याद रखना, मर्जर सबसे आखिरी चीज होती है जो RBI करती है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में। ओके, दिस इज द लास्ट ऑफ द ऑप्शन। अगर वो बैंक रिकवर हो ही नहीं सकती तो ये चीज करते हैं। उससे पहले डिफरेंट चीजें हैं कि भाई आप कोई नए फ्रेश लोन नहीं दोगे, आप कोई, या फिर और जब बुरी हो तो आप कोई नई फ्रेश ब्रांचेस नहीं सेटअप करोगे, फिर डिपॉजिट पे लिमिट लगा देना, जो आप कभी कभी देखते हो ना कि कितना आप निकाल सकते हो उस पर लिमिट लग जाता है, दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, बैंक रन से बचने के लिए। बैंक रन समझते हो क्या होता है? पैसा एक ही बार में खत्म हो जाना। बैंक रन का सिंपल मतलब होता है कि अगर कोई भी न्यूज आपको मिल गई कि मान लो जिसमें आपका अकाउंट है वो बैंक दिवाली होने वाला है, तो सब बहुत आके सारे एक ही लोग बार निकाल अपना पैसा। अपना पैसा निकालने पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, उसको बैंक रन बोलते हैं। तो बस इतना याद रखना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है क्या, किस चीज से रिलेटेड है। ओके, कैटेगरी वाइज उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो तुमसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोल दे, एक ऑप्शन दे देगा एनवायरनमेंट, ठीक है, एक ऑप्शन को साइंस एंड टेक का दे देगा, एक ऑप्शन में देगा RBI का यही एक्शन येलो पॉइंट, और डी कुछ और बना देगा, पॉलिटी के रिलेटेड बोल देगा कुछ, तुम कहीं सोच के एनवायरनमेंट मार्क कर दो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एनवायरनमेंट का पॉइंट है। ओके, उस चीज के लिए याद रखना किस चीज से रिलेटेड है। सर कोई भी मान लीजिए बैंक अगर NPA को डिक्लेयर करता है, ठीक, तो फिर बैंक उससे पैसा कैसे कमाता है, मतलब NPS से? हाँ, NPS से बैंक कैसे, NPA डिक्लेयर होगा तो कैसे पैसा कमाएगा, फिर तो लॉस तो एसेट है बैंक ना, को तभी तो कुछ पैसा नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा? बोली फुल फॉर्म क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना। हाँ मतलब कुछ तो मिलता होगा। कहाँ से मिलेगा? जैसे तुमने लोन, जैसे बहुत सारा होता है ना सर कि क्या कहते हैं, शायद इस चीज का ना बोली लगता है शायद, कि इतना ये लोन रिकवर करेंगे तो इतना आपको मिलेगा, हाँ इतना परसेंट पे। क्या ऐसा तो वही होता है इसमें? चीज है ना, वही तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का पूरा कुछ चीज है, लोन अच्छा बेच देना। अच्छा, यस सर, समझ गया हम। ठीक है, बैंक को अगर वो ऐसे NPA पड़ा हुआ है बैंक के पास, कोई काम का नहीं, बैंक के लिए लॉस है सर वो। तो तभी ना इसका डाटा आया था कि स्ट्रेस एसेट का ट्रू ट्रिलियन कुछ है 2024 का, हमको पूरा न्यूज नहीं पता, लेकिन इतना ही था। तो स्ट्रेस एसेट मतलब नहीं आ रही ना, रिकवरी नहीं हो रही उसकी, कुछ नहीं आ रहा, ना जी इंटरेस्ट आ रहा ना पैसा, कुछ नहीं आ रहा, बेकार पड़ा है जी। लॉस का। और उस पर लॉस क्यों बोलते हैं भाई? अच्छा, ऐसे भी पड़ा रहे तो भी दिक्कत नहीं, एक तो चलिए चलो पैसा तुम्हारा लोन जितना तुमने पैसा दिया था वो चला गया, जी ठीक है, उसमें जो तुमको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, ओके, वो भी दिक्कत है ना। मिशन इंद्रधनुष का नाम सुना है? सुने तो हैं लेकिन अभी याद नहीं सर। मिशन इंद्रधनुष दो हैं तुम्हारे, ठीक है, एक तुम्हारा हेल्थ सेक्टर से है जो इम्यूनाइजेशन है,
एक तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष 2.0, दिस इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। ठीक, किसके गए? पीजे नायक कमेटी थी इन्होंने रिकमेंड करा था इसको, ठीक है। इसमें इन्होंने 7 प्रोविजन दिए थे, A to G ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। ABCD आती है ना? यस सर। A फॉर बैंक के अपॉइंटमेंट्स में रिफॉर्म लाओ, B फॉर बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाओ, BBB C फॉर कैपिटलाइजेशन करो, कैपिटलाइजेशन, D फॉर डी स्ट्रेसिंग करो, स्ट्रेसिंग, E फॉर empowerment, empowerment, F फॉर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फिर G फॉर गवर्नेंस रिफॉर्म। जब भी कंक्लूजन ना समझ में आए बैंकिंग सेक्टर में क्या लिखना है, पीजे नायक जी ने तुमको बोल दे दिया है, कंक्लूजन पहले ही देख रखा है, ठीक है। तो इसमें है क्या, पहले क्या होता था तुम्हारे, कुछ कुछ बता दो। CMD हेड करते थे, वो एक ही पोजीशन थी CMD, ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तोड़ दिया, अलग अलग लोग बना दिए, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो तो जानते ही हो, अपॉइंटमेंट के लिए करा गया था, ठीक है। टॉप ऑफिशियल जो होंगे CMD वगैरह, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के थ्रू ही अपॉइंट होंगे, रिकमेंडेशन बैंक बोर्ड ब्यूरो देगी, ठीक। तो ऐसे अलग अलग कैपिटलाइजेशन भी समझते हो, गवर्नमेंट कैपिटलाइज करेगी, बैंक में पैसा देगी। डिस्ट्रेसिंग मतलब NPS वगैरह से रिलेटेड। एम्पावरमेंट, बैंक को एम्पावर करो ताकि वो डिसाइड कर पाए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे हैं, दे बेटर नो द सिचुएशन, उनको एम्पावरमेंट करो। फ्रेमवर्क अकाउंटेबिलिटी, जो एम्प्लॉय गलत कर रहा है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी लाओ, ओके। फिर गवर्नेंस रिफॉर्म्स, कैसे गवर्नेंस हो रहा है, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, वो सब के हायरार्की वगैरह एस्टेब्लिश करना। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये याद रखना, 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। लेकिन रिसेंटली तुम्हारा बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह क्या आ गया है, बताओ भाई, ये भी नहीं सुना? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB, ठीक है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? सर इस पे क्वेश्चन आते हैं क्या FSIB पे? हाँ, बैंक ऑफ इसी पे पूछ लिया था डायरेक्ट, प्रीवियस क्वेश्चन देखना। BB सिंपल, उन्होंने पूछा था विच BBB इज रिलेटेड टू ABCD, ऐसे मैंने एनवायरमेंट उसके बनाए थे, ऐसे FSIB का तुमसे पूछ सकते हैं, FSIB इज रिलेटेड टू। अभी तुमको इतना तो पता चलेगा फाइनेंशियल सर्विसेज है, तुम दिमाग लगा लोगे तो वो सारी इकोनॉमी के ही बनाएंगे। NPS रिलेटेड बना देंगे, फिर एक बनाएंगे अपॉइंटमेंट रिलेटेड, टॉप ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करना, फिर एक बना देंगे एक तरीके की ARCs है, फिर एक बना देंगे अपॉइंटमेंट के साथ ही की जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराने की, समझे सारा ऑप्शन, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कभी भी स्टेटमेंट बन के, जब मान लो 3 तुमको स्टेटमेंट ही दे रखे हैं, ठीक है, उसी में एक में लिख दिया FSIB अपॉइंट्स या रिकमेंड्स टॉप ऑफिशियल्स ऑफ बैंक,
है ना। अब तुम तो ये सोचोगे कि क्या है, इसीलिए यार अगला टॉपिक मेरे में तो एनबीएफसी है, लेकिन एनबीएफसी पढ़ाने के लिए अभी टाइम नहीं है, कुछ और पढ़ाना पड़ेगा। किसी ने ये कंसेप्ट सुना है? इस्लामिक बैंक का? ऐसा टेरर फंड के लिए यूज होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर बैंक है। हर चीज का अरे ये इसमें ये शरीयत लॉ पे बेस्ड होना चाहिए। हाँ ब्याज नहीं लिया जाता शायद, ब्याज हाँ में मतलब इंटरेस्ट इन लोग में हराम होता है ना। यस रीबा कहते हैं उसको रे। हाँ भाई। हाँ। हाँ। तो इस्लामिक बैंक इंडिया में याद बस ऐसे याद रख लो, 2013 में पहला इस्लामिक बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब सिर्फ निगेटिव चीज नहीं है, इस्लामिक बैंक इज अ वेरी पॉजिटिव चीज इंडिया के लिए, अगर तुम फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत हेल्प करती है। बिकॉज जो इस शरीयत लॉ पे बेस्ड है, तो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के लिए इंटरेस्ट जो डिपॉजिट मिलता है दैट इज हराम। ओके, तो मे बी जो बहुत आर्डेंट फॉलोअर्स हैं वो बैंकिंग सिस्टम में अपने पैसे नहीं रखते, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में दिक्कत होती है। इस्लामिक बैंक कैन इंश्योर योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको भी इंक्लूड करते हुए, बिकॉज यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको इंटरेस्ट जो पैसा है वो एक तरीके के इन्वेस्टमेंट की तरह मिलता है, ठीक है। दैट इज नॉट, मतलब इनके लिए कोई दिक्कत नहीं इस्लाम में, ठीक है। बस ऐसे मुझे कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि इंडिया में भी है, ठीक है, ये मत भूल जाना कि इंडिया में नहीं है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट सुना है? इसमें कोई भी ले सकता है पैसा? क्या मतलब इससे पैसा कोई भी ले सकता है? पैसा कोई भी ले सकता है मतलब? मतलब ये तो एक बैंक है ना एक तरह से। हाँ, अदर रिलीजन वाले भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, मना नहीं तुमको। नाम इनका कभी नाम इस्लामिक बैंक नहीं होता, जो इंडिया पहली स्टैब्लिश हुई थी ना उसका नाम जी। था चेरामन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। ये कंसेप्ट क्योंकि उस तरीके से स्टैब्लिश करे गए हैं उस कंसेप्ट पे, इसलिए इनका ओवरऑल अम्ब्रेला टर्म है तुम्हारा इस्लामिक में, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट सुना नाम? सुना ही होगा, 2022-23 का अगर बजट पढ़ा है तो। हाँ सुना है सर, क्या होता है? सुना है। सुना है पेपरलेस बस। कैशलेस जो बैंक। हम्म, तो इस बजट में इन्होंने क्या बोला था कि ठीक है, बैंक जो डिजिटल बैंकिंग है वो बहुत बढ़ रही है, तो हम ऐसा करते हैं इसको और बढ़ावा देते हैं। 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के होने पे हम 75 डीबीयू इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। डीबीयू हम इस्टेब्लिश करेंगे, तो ये नंबर याद रखना कितना प्रॉमिस किया गया था। तो बेसिकली होते क्या है, ये आपको बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और जो भी चीज हो सकता है ये सब आपको डिजिटली प्रोवाइड करते हैं सेल्फ सर्विस मोड में। ओके, सेल्फ सर्विस करिए। डीबीयू ओपन कौन कर सकता है? ऑल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट RRB, ओके,
जिनका थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस हो, यानी कि हम नए बैंक हो और आप डीबीयू स्टैब्लिश कर लोगे, जिनका थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस हो बैंकिंग में, वो स्टैब्लिश कर लेंगे। कहाँ कर सकते हैं? टीयर 1 से लेके टीयर 6 सीरीज या सेंटर्स। क्या क्या ये तुम्हें प्रोवाइड करेंगे? सेविंग बैंक अकाउंट जो अलग अलग स्कीम्स के अंदर होगा, करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड, यूपीआई तो ऑफकोर्स, ठीक है। फिर भीम वगैरह भी, आधार पॉइंट ऑफ सेल टाइप ऑफ थिंग। फिर लोन का ऑनलाइन डिसबर्सल, गवर्नमेंट स्कीम के अंडर लोन डिसबर्सल, तो याद रखना दोनों लोन साइड भी सेविंग मतलब कि डिपॉजिट साइड, ठीक है, दोनों चीजें काम करती हैं। ये मत सोच लेना कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट है तो डिपॉजिट साइड ही काम करेगा, पैसा ले ही सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लोन साइड भी काम करता है। अब तो बड़े बड़े टॉपिक बचे हैं। चलो यहीं एंड करते हैं, जाके खाना भी बनाना है मुझे। अभी कल कितना बचा है? NBFC खत्म करना है कल, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, MFI, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके अंदर मुद्रा जनधन योजना वगैरह हो जाएगा, पेमेंट बैंक और SF20। हाँ एक और चीज सुनते तो, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक पता है ना? नहीं सर। यार DSIB का फर्क फुल फॉर्म, लेकिन DSIB का कॉन्सेप्ट नहीं बचा है? पता है? सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। मुझे DSIB क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ऐसे बैंक्स जो बहुत बड़े हैं, जिनके फेल होने से तुम्हारी इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी, उनको बोला जाता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। जैसे ठीक है, अगर SBI ये, सर। हाँ जैसे कि SBI है, ठीक है, ICICI है, HDFC है, ठीक है। अब ये बैंक का कंसेप्ट था, इसमें धीरे धीरे NBFCs भी ला दी गई हैं। ऐसी NBFCs जिनका लोन है वो 500 करोड़ रुपीस जो है इतना पहुंच गया, वो भी तुम्हारी ऐसी हो गई तो फेल नहीं हो सकती। अगर ये फेल हुई तो इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी, ठीक है।